तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, और ये सेट नंबर हमारा 3 है। तो जिसमें हमने बीपीएससी 68वें में जो पेपर हुआ था उसके सवालों को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और इससे क्या है, आपको एक मोटा मोटी अनुमान हो जाएगा कि सवाल इससे संबंधित या इस टाइप से आ सकते हैं। तो देखें, जो पहला सवाल है हमारा कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो कथन गलत है वो बताना है। पहला है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। और बी है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। और विकल्प सी है कि जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। और डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ना। तो जो ए है ये सही है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता या 50 लाख रुपए तक हो, उन पर सुनवाई करता है जिला फोरम। और विकल्प सी देखें तो जिला फोरम के सदस्यों में से एक सदस्य जो है वो महिला कंपलसरी है, मतलब आवश्यक है। और विकल्प बी देखें तो विकल्प बी है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो ये कथन सही नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। और कि विकल्प बी जो है ये सही कथन नहीं है। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। 5 विकल्प हैं। पहला है ब्लॉक स्तरीय निकाय, और बी है जिला स्तर, सी है ग्राम पंचायत स्तर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि जो पंचायत समिति होता है ये किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये ब्लॉक स्तरीय स्तर पर या ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर जो पंचायत समिति है ये संचालन करती है। अब जैसे कि पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा होता है ब्लॉक स्तरीय, जिसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और बिहार में इसे पंचायत समिति कहा जाता है। और इसके बाद जो तीसरा स्तर है, सर्वोच्च जो ऊंचा स्तर है, वो जिला स्तर है, यानी कि जिला पंचायत। और बात करें हम पंचायती राज संरचना के बारे में, तो ये 3 स्तर हो गए। और पंचायती राज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद में 2 या 3 अनुच्छेद में दिए गए हैं इसके बारे में। और इसके अतिरिक्त स्पेशली 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। और इसी संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में भाग 9 को फिर से जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसके तहत जो पहला कार्यक्रम हुआ वो कौन सा था, ये बताना है। पहला है सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब थोड़ी सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसको 20 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था, और इसका मुख्य ध्यान था ग्रामीण क्षेत्र के समुदायों के विकास पर था। इसमें 3 चरण थे। पहला था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसके बाद गहन सामुदायिक विकास परियोजना चरण, और गहन विकास के बाद का चरण। और ये जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है तो इसे अप्रैल 1953 में तैयार किया गया और 2 अक्टूबर 1953 को इसका उद्घाटन किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, या इनमें से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि विधि के समक्ष समता जो है, ये वाला जो पोर्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का,
ये ब्रिटेन से लिया गया है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। बल्कि जबकि इसके आगे का जो लाइन है कि विधियों के समान संरक्षण, तो विधियों के समान संरक्षण जो है वो लिया गया है यूएसए से। अब बात करें विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने समानता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर, मत यानी कि किस मत को मानता है या संप्रदाय बोल दें, उसके आधार पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं होंगे। इसके अलावा सभी वर्ग समान रूप से सामान्य जो विधि है उसके अधीन और सामान्य न्यायालयों की अधिकारता के अंतर्गत आएंगे और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता का ये अर्थ होता है। जबकि विधि के समान संरक्षण की बात करें तो जैसा कि पहले बताया, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है और इसका जो मतलब मुख्य बात है वो ये है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका सबसे सिंपल उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपके ऊपर कुछ ऐसा केस होता है या कोई भी अगर केस हो रहा है जो न्यायालय में चल रहा है और आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप वकील कर सकें, तो यहाँ पे ये सिद्धांत लागू होता है कि विधि के समान संरक्षण। अगर सामने वाला जो अपोजिट पार्टी वो अच्छा वकील कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तरफ से आपको मतलब इसी विधि के समान संरक्षण का कानून का उपयोग करते हुए आपको भी सरकार एक वकील मुहैया कराएगी या वकील उपलब्ध करवाएगी। तो ये विधि के समान संरक्षण का अवधारणा है जो कि सकारात्मक हो गया, है ना। अब आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। तो यहाँ पे आंख बंद करके सही विकल्प ए होगा, है ना, क्योंकि संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन, है ना। अब प्रश्न नंबर 6वां देखें। तो प्रश्न नंबर 6वां है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और अनुच्छेद 164 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 164(2) के तहत 164(1) में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मतलब मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे, और 164(2) में कहा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और प्रश्न नंबर 7 देखें। तो प्रश्न नंबर 7 है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, यानी कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो विकल्प वही 5 है और आपको ध्यान देना है कि फैक्चुअल चीज़ थोड़ी ध्यान ज़्यादा देना है इस पर, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है इस वर्ष। तो पहला विकल्प है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें जो पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में 12 लोगों की जो नियुक्ति है मनोनीत के द्वारा, राष्ट्रपति करते हैं उनको मनोनीत, तो ये पहला सही है। और बी है कि नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, तो ये नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे 1 और सी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा इनमें से वो डी हो जाएगा, है ना। अब देखें प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कॉलेजियम प्रणाली है इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से ही है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति की जाती है वो होती है। और अपीलीय अधिकार क्षेत्र, तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि कहीं कभी कोई अगर अपील करना हो, आदमी को किसी भी हाई कोर्ट से अगर कोई फैसले से खफा है तो वहाँ जा सकता है अपील करने, तो अपील अधिकार क्षेत्र में आता ही है। और मूल अधिकार क्षेत्र, तो मूल अधिकार क्षेत्र भी जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ी विशेषता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई मसला होता है कानूनी तौर पे, तो सबसे पहले दोनों राज्य सर्वोच्च न्यायालय ही जाते हैं। तो ये सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। यानी कि पंचायती चुनाव में
चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो पूछ रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे 21 वर्ष है ये। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या, ए बी सी, बी हो जाएगा 21 वर्ष। और प्रश्न नंबर 10वां है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। हालांकि इस सवाल को 68वें बीपीएससी में हटा दिया गया था बाद में, लेकिन ठीक है, हटाने का वजह था कि भाई ने इसमें ना राज्य का नाम दिया है ना ही देश का नाम दिया है, यानी कि भारत के, या पूछा जा सकता था या मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कुछ भी। हालांकि ये मतलब समझने वाली बात है कि बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, लेकिन क्लियरिटी नहीं था तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम मान लें कि अगर बिहार में अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिससे सरकार को ज़्यादा कर या राजस्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे 5 विकल्प हैं। पहला है किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे असल में ए हो जाएगा कि किशनगंज जिले में जो उद्योग हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, कुछ छोटे उद्योग भी हैं, कुछ बड़े उद्योग भी हैं यहाँ, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11वां है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, और 3 है रोजगार और निर्माण। अब बताना है कि इनमें से कौन सही है। विकल्प 5 हैं, एक ए से लेकर ई तक। तो ए है कि 1 और 3, और बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सेज अधिनियम जो 2005 में बनाया गया था, इसका उद्देश्य था अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, तो पहला सही है। दूसरा है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, ये भी सही है। तीसरा है रोजगार निर्माण, ये भी सही है। असल में इसके 5 उद्देश्य थे सेज के, कि घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और अधोसंरचनाओं का विकास करना, और बाकी 3 तो हैं ही। तो इसके विशेषता थे। अब बताना कि इनमें सही सही कौन कौन है। तो 1 और 2, 3 ये तीनों सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि 1, 2 और 3। यहाँ पे डी नहीं करना है क्योंकि स्पष्ट रूप से विकल्प बी में लिखा है 1, 2 और 3। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। यानी कि कृषि का जो विपणन प्रणाली है उसमें सुधार के लिए भारत सरकार जो नीतिगत उपाय अपनाई हैं वो उसमें बताना है कौन कौन सी हैं। विकल्प है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी है बफर स्टॉक का रख रखाव, और डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए, बी और सी तीनों जो हैं ये भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय हैं जो कि विपणन प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही लोगों को राशन पानी मिलता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इससे क्या है, किसानों को एक निश्चित मूल्य तय कर दी जाती है जिससे उनकी जो उपज है उसको उसकी निश्चित या उससे अधिक मूल्य मिल सके। और बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी सरकार का कार्य एक काम ही है ताकि देश में अकाल या भुखमरी जैसी स्थिति ना आए, तो ये उससे बचाने के लिए। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। यानी कि कंपटीशन कमेटी ऑफ इंडिया 2002 को किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था, तो इसे बनाया गया, इसका ये मतलब हुआ। 5 विकल्प हैं। पहला है विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, और सी है कि SVS राघवन समिति, डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और विकल्प डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, SVS राघवन समिति, या जिसे कभी कभी सिर्फ राघवन समिति कहा जाता है। तो राघवन समिति के द्वारा या राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969, जिसे कि MRTP एक्ट कहा जाता है, उसको निरस्त करके इसके स्थान पर CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया था। और ये जो CCI है ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 देख लें। तो प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। 5 विकल्प हैं, पंचम, प्रथम, तृतीय, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि पंचम या 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी,
जिसका समय था 1974 से 1979, यानी कि 1974 से 1979 तक। और इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो सही विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 15वां है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है और कुल 12 पंचवर्षीय अब तक देश में हुए हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य कौन कौन से थे बताना है। पहला था विकास, दूसरा था आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और चौथा साहित्य। तो साहित्य से कोई लेना देना नहीं था पंचवर्षीय योजना का। तो सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 विकल्प में कहीं है क्या? नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें 1, 2, 3 कहीं पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे डी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ई की उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प सिर्फ 5 है अपने पास, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 कि प्रश्न नंबर 16 है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, एनएसएसओ। और प्रश्न नंबर 17 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? मलबा, हाथी, विकास, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने जो चौकीदार कर था, चौकीदारी कर, उसको देने का विरोध किया था। तो यहाँ पे सही विकल्प ई कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 17, मतलब 18 होना था पर 17 हो गया। खैर देखें इसको कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार सरकार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, सी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि राजनीतिक कैदियों को मतलब छुड़ाने के कारण श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो बिहार की निर्वाचित सरकार थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 देखें तो प्रश्न नंबर 18 है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बत्तख मियाँ के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार में गांधी जी की जान बचाई गई थी। और प्रश्न नंबर 19वां है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि स्वामी विद्यानंद के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की गई थी। और प्रश्न नंबर 20वां है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए थे? यानी कि ऐसा कौन सा घटना हुआ था जिसकी वजह से स्वदेशी और बहिष्कार, मतलब स्वदेशी आंदोलन और विदेशी सामानों की बहिष्कार किया गया था? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जब सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन। तो ये था साथियों बिहार पीएससी 2023 के लिए जो मॉडल पेपर सेट था उसका तीसरा पार्ट, और बाकी अगले भाग में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी आसानी हुआ होगा चीज़ों को समझने में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।